बेंच। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ होंगे राशिद लतीफ, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले जी मैं सोच रहा हूँ कि एक अर्जी दे दूं कि मुझे मलीर जिमखाना की ऑनरी मेंबरशिप दी जाए और मुझे भी मौका दिया जाए उस फैमिली का हिस्सा बनने का, क्योंकि एक से बढ़ के एक शाहकार निकल रहा है मलीर जिमखाना से और दुनिया की बेसबाकी वाले भी बहुत मंजरे आम पे आ रहे हैं। आज जो साहब हमारे साथ है जी, इनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। मलीर जिमखाना से खेलते थे, इनका बैकफुट पंच बड़ा मशहूर था, हिटें बड़ी जोर की मारते थे, क्लब क्रिकेट के हीरो थे। और सिंध बी को इन्होंने, इनका फर्स्ट क्लास डेब्यू था अगर इनको याद हो, और दैट वाज एट हैदराबाद पीआईए के अगेंस्ट। तो पहली इनिंग में इन्होंने ओपन किया और सलीम अल्ताफ ने 2 रन पे एलपीडब्ल्यू कर दिया। उसके बाद इनको रेलीगेट करके 8वें नंबर पे बैटिंग करवाई गई, उन्होंने 69 रन बना दिए अपने डेब्यू पे और 5000 से ज्यादा रन बनाए, 109 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 4 इनकी सेंचुरियां थी, 34 इनकी मिस सेंचुरियां थी और 41 विकेटें भी ली, ऑफ ब्रेक भी करते थे और बहुत धुआंधार बैटिंग करते थे। एट वन टाइम ही वाज नोन एज वंडरस प्लेयर और कहा जाता था कि यार ये एक पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट हैं। और आज इनकी एक और मैंने याद दहानी करानी है कि 1980-81 में जहाँ पे देखा एक NWFP गवर्नर्स 11 बनी, उसमें ये भी शामिल थे। और ये जब वो मैच खेलने गए और वहां पे वो सिल्वेस्टर क्लार्क और वो छोटे छोटे फास्ट बॉलर जो थे वेस्ट इंडीज के, और ये वो मैच खेले और वहां पे एक इंसिडेंट हुआ था। जो हमारे सुपरस्टार थे वो नंबर 3 पे नहीं गए और जो पेशावर यूनिवर्सिटी के एक इंजीनियर खुर्शीद अख्तर वो मैच खेल रहे थे एज ए स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनको नंबर 3 पे भेज दिया गया। तो आज बहुत सारी बेसबातियों की बातें होंगी राशिद भाई, और हमारे साथ जी तारिक आलम जो हैं वो मौजूद हैं। और लोग बड़ा गलत इंट्रोडक्शन इनका करते हैं कि फवाद आलम के वालिद, ना, फवाद आलम इनका बेटा है जो पाकिस्तान से खेला और तारिक आलम वाज हिमसेल्फ लिटरली अ स्टार। और मैं तो इनको सुपरस्टार भी कहूंगा लोकल क्रिकेट का। अनफॉर्चुनेट वही वाली बात कि अपराइटनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो दिमाग में आया वो कह दिया। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस से भी खेले, सिंध से खेले, कराची से खेले एंड स्पेंट हिज लाइफ टाइम ऑलमोस्ट 19 years इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तारिक भाई वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू डॉक्टर साहब, बस मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं। अच्छा भाईजान, ये राशिद तो मेरे साथ बायस्ड है, मुझे मलीर जिमखाना की वो नहीं दे रहा मेंबरशिप, आप ही दे दें। नहीं मेंबरशिप आप तो, जब आप आपकी है क्लब आपका ही है डॉक्टर साहब। अच्छा तारिक भाई, मैंने आपसे शुरू में इंट्रोडक्शन, एक तो ये फर्स्ट क्लास डेब्यू भी आपके साथ बेसबातियां और सितम शुरू हो गए थे, ओपन से 8 पे भेज दिया, ये क्या हुआ था जरा याद कराएं मुझे। बस उस वक्त मैं दरअसल जब डेब्यू मेरा हुआ तो मैं 9th क्लास में था। ओके। तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या किस तरह जाना है, क्या बैटिंग ऑर्डर मुझे देंगे क्या है। तो मुझसे जो कप्तान थे हमारे, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप ओपन कर लोगे? तो मैंने कहा हाँ जी मैं कर लूंगा। अब मुझे तो नहीं पता था कि ओपन मतलब नया बॉल है, नया बॉल को फेस करना है, लेकिन वो कप्तान कह रहे थे तो मैंने कहा ठीक है। तो वो अब जाहिर है उसका तो सलीम अल्ताफ थे, तेज बॉलर अरशद गुड्डू थे, पीआई से खेल रहे थे, बड़े अच्छे बॉलर थे, उनको सामना करना था। तो पहले ही इनिंग में जो है वो 2 रन पे ही वो एलबीडब्ल्यू कर दिया सलीम अल्ताफ ने मुझे। तो सेकंड इनिंग में फिर उन्होंने देखा कि नहीं यार ये बच्चा बहुत छोटा है, तो इसको ये है कि आप 7वें 8वें नंबर पे रखो। तो वो 7वें 8वें नंबर पे मैं गया तो उसको स्पिनर्स बॉल कर रहे थे, तो इंतखाब आलम बॉल कर रहे थे, 69 मैंने किए थे नॉट आउट। तो ये मेरे साथ हुआ था डेब्यू में। जनाब राशिद भाई शुरू हो जाए जरा। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। तारिक भाई वालेकुम सलाम। राशिद कैसे हैं? बस बहुत पुरानी यादें आज वो जो होती है ना पिक्चर जो मलीर की, वो घूमना शुरू हो गई है। चले वो तो बहुत सारी बातें करनी है आपसे। ये बताएं कि मलीर ही क्यों, मलीर जिमखाना ही क्यों? रिफत भाई, आप, वहीद मिर्जा, मलिक रऊफ साहब, तो मलीर जिमखाना ही क्यों? बस राशिद, बात यह कि हमारी रिहाइश भी मलीर में ही थी, और दूसरा ये कि मलीर जिमखाना क्लब जो था वो उस वक्त कराची के चंद अच्छे क्लबों में गिना जाता था। उस वक्त मलीर जिमखाना से तस्लीम आरिफ खेलते थे और काजी जहीर बड़े अच्छे प्लेयर थे, हसन अली थे, और ये सब मतलब इस वक्त टॉप के प्लेयर थे जो खेलते थे। तो इनको हम देखते थे बचपन में। तो मलीर में ये क्लब काफी मशहूर था, तो इसलिए हमें भी ख्वाहिश थी हमारी भी कि हम भी इस क्लब से खेलें। तो इसलिए हमने मतलब
कोशिश हमारी हुई, तो फिर जब सीनियर्स हमारे जब छोड़ के जाने लगे तो फिर ये कि हमारा भी चांस मिला, तो हमने फिर मरी जिमखाना ज्वाइन की। तारिक भाई, स्पिनर्स की बात होती है, मैंने बहुत सारे पाकिस्तान के और कराची के प्लेयर्स को बैठे हुए देखा आपके साथ कि यार स्पिनर्स पे खेलने का तरीका चाहिए, चाहे वो बासित अली हो, चाहे साजिद खान हो, चाहे सगीर अब्बास हो, और भी बहुत सारे प्लेयर जो आपके साथ खेले। खत्ताब बहुत अच्छे स्पिनर्स को खेलते थे। फिर हम लोगों ने वो चीज ली, फिर सईद अनवर थे, यूनुस खान थे, सईद आजाद थे। स्पिनर्स को खेलने का जो तरीका मेरे ख्याल से जो हम लोग में आया वो आपसे ही आया। एक तो सवाल ये है कि किस तरह से आपने स्पिनर्स पे खेलने का सीखा और बॉल की पिच पे किस तरह से पहुंचते थे, नंबर वन। नंबर टू सवाल, एक मैच हुआ था कोरंगी फ्रेंड्स से हमारा, उसमें अब्दुल मालिक भी खेल रहे थे, ऑफ स्पिनर थे, और इज्जत कमाल, और यूथ सेंटर पे खेलने नहीं दे रहे थे। मैं और सईद अनवर एक एक ओवर में आउट हुए, और वो 12-13 जी का एवरेज चाहिए था, और आराम से आप खेलते रहे। जब 2 या 3 ओवर रह गए, 45 से 50 रन चाहिए थे, सिर्फ आपने छक्के मारे निकल के, वो मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि उस पर निकल के खेलना एक नामुमकिन सी चीज थी। तो वो मैच के बारे में अगर याद है, और स्पिनर्स पे आप जिस तरह से कमांडिंग पोजीशन थी, और पूरे पाकिस्तान में अगर पूछा जाए स्पिनर्स पे कौन अच्छा खेलता है, उसमें सलीम मलिक का नाम आता है, उसमें जावेद मियादाद का नाम आता है, उसमें मंसूर राना, आमिर मलिक का नाम आता है, उसमें आपका नाम आता है, जी जी। बासित अली का भी नाम आता है। बासित अली, बिल्कुल सही बात है राशिद। बात यह है कि मैं जिस वक्त मरी जिमखाने में ज्वाइन की, तो हमारे एक सीनियर प्लेयर थे यूसुफ रिजवी साहब। जी जी जी, यूसुफ रिजवी, हमें भी उन्होंने कोच थे हमारे अंडर 19 में। हाँ, तो वो यूसुफ रिजवी साहब के मैं घर चला जाता था, तो उनकी गैलरी में, वो उनकी थोड़ी लंबी सी गैलरी थी, तो उसमें वो मुझे 10 कदम से छोटी क्रिकेट खिलाते थे। तो उसमें मुझे फॉरवर्ड बैकफुट, मतलब वो तकरीबन 1-1 घंटा मुझे प्रैक्टिस कराते थे। वो उसमें ऑफ स्पिन नहीं करते थे, लेग स्पिन कर देते थे, फास्ट रन मारते थे। तो उसमें मुझे वो समझाते थे कि किस तरह किस बॉल पे आपने मैनेज करना है। तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इसमें। तो मैंने वही टेक्निक जो मुझे उन्होंने सिखाई थी, वही मेरे काम आई, और फिर मैं स्पिनर को बहुत इजी मैं खेलने लग गया इस वजह से। वो मैच का याद है? तारिक भाई, अच्छा सॉरी, बोले राशिद, बोले आप। वो मैच का याद है जो यू सेंटर पे हुआ था, इज्जत कमाल और मालिक वाला? हाँ बेहतर था मैच हाँ का। हाँ, वो दरअसल उसमें ये था कि मुझे पता था कि यू सेंटर विकेट पे ब्रेक बहुत होता है बॉल। तो मलिक जो था उसका तो मशहूर था कि वो तो सीमेंट पे ही ब्रेक कर देता है। जी। तो मैंने यही प्लान किया था कि इसको ब्रेक करने ही नहीं देना मैंने। तो वो जैसे ही मैं बॉल की पिच पे पहुंच जाता था, तो उसका ब्रेक ही किल हो जाता था। तो मैं आराम से उसको मैनेज करके मैं उसको शॉट खेल लेता था। तो स्पिनर पे यही है कि अगर आप शुरू में ही एक आध दफा स्पिनर को थोड़ा सा निकल के हल्का सा पुश भी कर देंगे ना, तो स्पिनर जो है फिर आपको कभी भी आगे बॉल नहीं करेगा। वो शॉर्ट ऑफ लेंथ ही आपको करेगा कि कहीं आराम से निकल के मुझे मारना दे। तो ये थोड़ी सी टेक्निक करनी पड़ती है स्पिनर पे। तो उसमें ये है कि थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ता है तो अगर जैसे ये नहीं है कि आप घुस के खेल रहे हैं तो स्पिनर हावी हो जाएगा आप पे। तो उसमें यही है कि आप जब तक स्पिनर को आप थोड़ा सा निकल के उसको चांस नहीं लोगे, जब तक आप स्पिनर को अच्छा नहीं खेल सकते। डॉग एक पर्सनल सवाल पूछ, डॉग एक सवाल और पूछ लेता हूँ, पर्सनल है वो। डेवलपमेंट देखी है आपने मलीर में ही, क्लब क्रिकेट में सईद अनवर को देखा आपने, सईद आजाद को, ये सब सामने आया आपके, यूनुस खान आए, मैं आया, मेरे बाद आसिम कमाल आए, वो सारे स्पिनर पे अच्छा है, क्योंकि सबकी डेवलपमेंट देखी है आपने अपनी आंखों से, और आप जी ऐसे हाँ, बिल्कुल। खेलते थे। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में, मेरे अलावा सबके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। नहीं, माशाल्लाह सब जो थे, अपना सईद अनवर हो गया, अपना यूनस हो गया, आसिम कमाल है, इवन सईद आजाद भी था हमारे पास, तो और आप भी थे। तो माशाल्लाह सबकी टेक्निक बहुत अच्छी थी। और सब लोग ये है कि हमारे जो मेन हमें एडवांटेज ये था कि हम लोग प्रैक्टिस बहुत करते थे। आजकल ये है कि प्रैक्टिस कम होती है, मैचेस ज्यादा खेल लेते हैं लड़के। उससे ये था कि हम प्रैक्टिस बहुत करते थे, तो प्रैक्टिस से बड़ा आपको एडवांटेज मिलता है। तो ये जितने हमारे थे अपने बच्चे, इन्होंने प्रैक्टिस बड़ी की थी, और इनकी टेक्निक इसी वजह से अच्छी हुई कि मैचेस में ये लोग देख के सीखते भी थे, और इनको शौक भी था, इसलिए इन्होंने अपने आप को बड़ा इसमें मैनेज किया। तारिक भाई एक चीज और भी हो सकती है, जैसे हम लोग मैचेस भी खेलते थे तो बीच में आपका खेलना होता था, साथ में वहीद भाई खेल रहे होते, तो उसमें बहुत लर्निंग होती थी। हम यंग थे, बिल्कुल अंडर 19 थे आए हुए थे,
तो उसमें बड़ा जी हाँ, फर्क जी हाँ, होता था नहीं कि सामने सीनियर प्लेयर खेल रहा हो, अब वो चीज मिसिंग है। मिसिंग है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब में और उसमें ये फर्क था कि उस वक्त के जो बच्चे थे वो सीनियर्स को फॉलो करते थे कि यार नहीं, ये जिस तरह खेल रहे हैं हम इस तरह कोशिश करें, और पूछते थे। और जब हमारे साथ बैटिंग करते थे, या आप भी बैटिंग करते थे, यूनुस है या आसिम है, तो वो बाकायदा हर ओवर के बाद पूछते थे कि भाई किस तरह आप क्या करना है, कितना एवरेज है, किस तरह। तो वो हम आपको मतलब गाइड करते थे। लेकिन आज के लिए इसलिए मिसिंग है कि आजकल जो भी यंग अपकमिंग लड़के हैं वो अपने आप को कंप्लीट क्रिकेटर समझते हैं। जी जी। वो ये गवारा नहीं करते कि हम मतलब किसी से सजेशन लें कि जी क्या हमारे अंदर फॉल्ट है या किस तरह हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो उस वक्त में और इस वक्त में ये थोड़ा सा फर्क है। जी डॉक्टर साहब। ले जी तारिक भाई, शुक्र है मलिर जिमखाना से राशिद ने निकलने का मौका दिया है। अच्छा मुझे यह बताएं, 1978-79 आपने सीजन में 4 मैचों में ही 350 रन कर दिए। उसके अगले सीजन में आपने 4 मैचों में 310 रन कर दिए। उसके अगले सीजन में आपने 9 मैचों में 609 रन कर दिए। उस टाइम पे कहीं ख्याल आया जब आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टीडी में भी आए कि यार अब मैं पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार हो चुका हूँ? आप 22-23 जी हाँ, साल के थे। जी हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल जो परफॉर्मेंस थी और जिस तरह थ्री डे मैच मेरा नाम आया था, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं पाकिस्तान के दरवाजे पे पहुंच गया हूं, तो शायद मैं एंट्री दे दूंगा। लेकिन मेरी बैड लक थी कि मैं 2 मैच मुझे मिले साइड मैच, तो मैं इत्तेफाक से दोनों मैचेस में मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हुई। पिशावर की विकेट जो थी वो, उस पे ये कि पहला मैच हो रहा था फर्स्ट क्लास, तो वो विकेट ही थोड़ा ऐसा बना हुआ था कि जैसे मतलब पहाड़ टाइप का विकेट था, जिसको देख के हमारे कप्तान भी भाग गए थे। हाँ जी, वो उन्होंने सुना बोला आपने एक बॉलर को नंबर 3 करा दिया था, खुर्शीद अख्तर को। बस वो खुर्शीद को नंबर 3 करा दिया, वो बगैर हेलमेट के चला गया। तो सादिक भाई जो थे वो डर गए, उन्होंने जाके हाथ जोड़े कि भाई खुदा के लिए तू हेलमेट पहन ले। तो कहने लगा नहीं सादिक भाई, हम हेलमेट नहीं पहनेगा, हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाएंगे। वो आपको पता है जनरल मैनेजर इंजीनियर रिटायर हुए OGDCL से। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ। हाँ जी। वो फिर ये है कि और जैसे ही उन्होंने हेलमेट पहना डॉक्टर साहब, तो सेलेस्टर क्लॉक ने अगला बॉल उसको बाउंसर किया, हाँ जी। तो बल्ला उसका यहीं रह गया। तो बॉल उसके हेलमेट पे लगा, तो वो 3 चक्कर खाया उसने विकेट के। अच्छा अपना भाईजान, बहुत जल्दी इंतकाल हो गया मार्शल का भी, और सिल्वेस्टर क्लार्क 44 साल के थे, और ये आगे पीछे 1 महीने में इनका इंतकाल हुआ। सिल्वेस्टर क्लार्क के बारे में मशहूर था कि शायद वो उनको वेस्ट इंडीज से उनको खेलना चाहिए था, लेकिन वो जो मुल्तान का इंसिडेंट हो गया, उन्होंने ईंट मार दी, वो सस्पेंशन हुई 3 मैचेस की, जिसकी वजह से फिर वीन डैनियल खेल गए और फिर मार्शल माइकल होल्डिंग खेलते रहे, और वो हालांकि 942 आउट है उनके फर्स्ट क्लास में। आपने दोनों इनिंग में उन्होंने आपको आउट किया था पेशावर में, आपने उनको खेला। क्या वो जो कहा जाता था कि एक्शन थोड़ा सा टोन मारते थे, या बहुत कोई आगे से गेम का उठता था? जरा एक्सप्लेन करें ना। सिल्वेस्टर थियोफाइलस क्लार्क एक टेरर मशहूर था वर्ल्ड क्रिकेट में। नहीं डॉक्टर साहब, सिल्वेस्टर क्लार्क जो थे उनकी जो खासियत ये थी कि वो दोनों स्विंग करते थे। वो नए बॉल से आउट स्विंग भी करते थे, इन स्विंग भी करते थे। और दूसरा ये है कि उनका टिपिकल जो था बॉलिंग एक्शन था, तो बैट्समैन बड़ी मुश्किल से उनको मैनेज करता था। तो वो इसी वजह से दोनों इनिंग में वो दोनों स्विंग करके, एक तो बैटिंग हमारी बहुत जल्दी आ रही थी क्योंकि सब यंग लड़के थे, तो बड़ी मुश्किल से उनको ढेल पा रहे थे सारे। तो हमारी बैटिंग भी जल्दी आ रही थी, तो इस वजह से उन्होंने दोनों इनिंग में बॉलर बहुत अच्छे बॉलर थे सिल्वेस्टर क्लार्क। और गार्नर जो थे, गार्नर को जब हमने फेस किया तो वो आधी विकेट पर उनका हाथ आ जाता था। वो तो 10 फुट से तो आता होगा सर, गेंद 11 फुट से। हाँ, वो जब बॉल करते थे ऐसा लगता था कि आधी विकेट पे आ गया उनका हाथ। सो गुड टाइम्स है। अच्छा आपने कभी सोचा कि आप बहुत जल्दी क्रिकेट में आए और आपको एक वो कहते हैं ना कि हर स्टेपिंग स्टोन में जहां पे आपने परफॉर्म किया आपको सिलेक्टर्स ने देखा भी, यानी कि फवाद आपकी किस्मत लेके पैदा नहीं हुआ, लेकिन डू यू थिंक कि आपकी वो कोई मतलब नेचुरल हो गया है, नेचर की तरफ से था
कि परफॉर्म नहीं हुआ एंड देन यू मिस्ड आउट, या आप समझते हैं कि अगेन यू शुड हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान? मुश्किल सवाल है। जब दोनों मैचेस में जब मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हुई, उसके बाद मैं डोमेस्टिक खेलता रहा जी, लेकिन ये था कि उस वक्त जो टीम हमारी बनती थी पाकिस्तान की, उस वक्त हालांकि जगह खाली थी जब हम लोग को साइड मैचेस मिले थे। तो उसके बाद जब ये 2 मैचेस हुए, उसके बाद जो जगह हमारी खाली हुई थी वो फिल हो गई। तो उसके बाद तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 7-8 साल तक फिर वो सेम टीम खेली। किसने फिल किया भाईजान? एक तो मंसूर आ गया था हमारे, जिस वक्त हम खेले थे तो मंसूर अख्तर आए थे, रिजवान खेल गया था, एजाज फकी खेल गए थे, जो मतलब इन्होंने परफॉर्म किया तो ये खेल गए थे, और सलीम मलिक फिर आ गए थे। तो ये सब आ गए, तो उसके बाद फिर रमीज राजा आ गए थे बीच में। तो इस वजह से फिर वो बाद में फिर हम लोग जो है आस्ता आस्ता पीछे होते चले गए। समझ गया जी। राशिद भाई, तारिक भाई, आपने क्लब क्रिकेट फवाद के साथ खेली है? हाँ, मैंने खेली है। मैं एक दफा अपना क्या कहते हैं हाजी अशरफ साहब थे, उनके क्लब से हम लोग गए, हमारा टूर करने गए हम पिंडी लाहौर का। तो पिंडी में हमारा KRL से एक प्रैक्टिस मैच था, तो उसमें फवाद और मैं दोनों इकट्ठे बैटिंग कर रहे थे। तो फवाद जो था वो मतलब ऐसे सिंगल कर रहा था, शॉट नहीं मार रहा था। तो मैं जब बैटिंग कर रहा था तो मैं जाके उसको, एक स्पिनर था तो उसको मैंने छक्का मारा। तो मैंने बोला बेटा ऐसे मारते हैं शॉट। तो वो लड़के साहब हैरान होने लगे कि यार ये कौन साहब है जो इस बच्चे को बेटा बेटा करके बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा सर ये आपके कौन है? मैंने कहा यार मेरा बेटा है भाई। तो यार मैं खेला हूँ क्लब क्रिकेट। तारिक भाई 2000 में आपको याद होगा, 2000 में हम लोग की एकेडमी गई थी, इंग्लैंड गई थी। उसमें फवाद सिर्फ 13 या 14 साल का था, तो आपने इजाजत कैसे दे दी थी उसको जाने की? नहीं, उसमें तो आप थे ना, आप थे, हाजी साहब थे, तो मुझे फिक्र नहीं थी। मैंने कहा नहीं, अब ये समझ लो कि अपनों के साथ ही जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं नहीं जाना चाहिए आपको। तो आप लोगों के साथ जाके थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, उसको सीखा उसने वहां जाके, तो वही उससे काम आया बाद में। आपने शुरू से ही उसको ग्राउंड में लाना शुरू, मुझे याद है मॉडल पे मैच होते थे या कहीं पे भी, तो छोटी सी नेकर पहन के इतना छोटा सा बच्चा आया करता था, मुझे याद है, इतनी बड़ी सी बॉल हाथ में लेके। और मेरे ख्याल से फवाद अभी भी हमें उतना ही लगता है जितना, जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं मीडिया में, शायद मैं नहीं बोल सका उसके लिए। वजह क्या है कि वो एक होता है ना, एक प्लेयरी वाली जो चीज, शायद मैं अभी तक उसको अपना नहीं सका। वो छोटे बच्चों की तरह शायद मैं अभी भी उसको ट्रीट करता हूँ, तो ये वजह शायद हुई। लेकिन जिस तरह से तारिक भाई उसने परफॉर्म किया, और आपको प्राउड होना चाहिए कि जो उसकी एवरेज है, जिस तरह से वो खेलता है, जो फिटनेस है उसकी, जो क्रिकेट ब्रेन है उसका, हमारे साथ गेम होने में ही बैठा, लेकिन जिस तरह से उसके बात करने का तरीका है क्रिकेट के बारे में, तो इसमें तो आपको बड़ा प्राउड फील होता होगा। जाहिर है, मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ राशिद कि जाहिर जो चीज मैंने अचीव नहीं की वो मेरे बेटे ने अचीव की है, तो मेरे लिए इससे बड़ी और क्या खुशकिस्मती होगी। और दूसरा ये है कि बहुत मतलब है कि आप लोगों की भी उसको सपोर्ट रही हर चीज में, ये भी बड़ी उसके लिए एक ऑनर की बात है कि जो ये बचपन से जिनके साथ रहा वो, तो वही आज उसके लिए मतलब बोलते भी हैं, फेवर भी करते हैं, तो ये बड़ी उसके लिए एक ऑनर की बात है। फेवर देखें ना, उसकी परफॉर्मेंस तो देखें आप जरा ना। मेरे ख्याल से फवाद की जगह कोई भी होता हम तो बहुत बात करते हैं, स्पेशली मैं तो चुप भी, हम लोग थक के चुप हो गए, लेकिन डॉक्टर साहब को समझाएं ये चुप नहीं होते, ये आज भी कोई भी बात में फवाद आलम आ जाता है बीच में। तारिक भाई मेरा मसला ये है, मैं राशिद को भी कहता हूँ, शुएब को भी, कि एक बंदा जब से दुनिया की क्रिकेट शुरू हुई है तो उसकी फर्स्ट क्लास हिस्ट्री के टॉप 12 में आता है एवरेज के लिहाज से। हर साल वो परफॉर्म करता है। एरा गैरा नथु गैरा खेल गया, 22-26 एवरेज वाले खेल के 32 वाले, वो 50-56 की एवरेज है उसकी, और हर सीजन में उसने प्रूव किया है। तो मुझे नहीं समझ आई कि, मैं वही कह रहा था ये तो कोई काला जादू ही लगता है, और तो कोई मुझे सीन नजर नहीं आता। क्यों ना खेले वो पाकिस्तान से, क्यों ना खेले? आप कैसे, आपको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है जो वो मेहनत कर करके और फिर अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। अभी इस सीजन में 200 किया था आखिरी मैच में, आपने टेस्ट उसको खिलाया नहीं, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया। तो मैं एज ए फादर आप क्या फील करते हैं?
डॉक्टर साहब मैं भी तकरीबन 74 से डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वॉल्व हूँ जी। और मैं दो चीजें मैंने सीखी है कि एक तो क्लब क्रिकेट हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, प्लेयर जो है वो बनाए जाते हैं। जब आप किसी प्लेयर को क्लब से, अगर हमारे क्लब से कोई अपकमिंग बच्चा आ रहा है तो हम देखेंगे कि इसमें टैलेंट है और ये आगे खेल सकता है, तो हम उसको फिर सपोर्ट करेंगे कि भाई आप जो है आप उसके बैटिंग ऑर्डर ऊपर करेंगे, उसको ज्यादा मैचेस में बैटिंग कराएंगे ताकि वो इम्प्रूव करके ऊपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाए। इसी तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट से बच्चे को सपोर्ट जब मिलती है तो वो फिर आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है। तो थोड़ा सा सेटबैक है फवाद के साथ कि जो इसको चांस मिलना चाहिए था जब डेब्यू उसने किया, और जिस तरह इसको क्रिकेट शुरू में तो इसको मैचेस में सिर्फ एज बॉलर ही खेलता रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बैटिंग में 7वें नंबर 8वें नंबर पे इसको खिलाते रहे। जब बाहर निकालना तो कह दिया कि हारिस सोहेल बॉलिंग कर लेता है, चले आगे। हारिस सोहेल जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में आके बॉलर बने। मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले फौज से कराते रहे, अब जब इसको निकालना है तो हारिस सोहेल बॉलिंग कर लेता है, फौज से बैट्समैन। कमाल है यार। अच्छा तारिक भाई, कितनी वो जो एलिमेंट पूछ रहा हूँ कि इसने मेहनत भी की ना, सुपर फिट भी है, मेहनत भी करता है, फोकस भी है, परफॉर्मेंस भी दी है, तो आपका क्या सॉफ्ट कॉर्नर आता है या बुरा महसूस करते हैं, मतलब इमोशंस क्या है आपकी? नहीं, मैं जब भी मतलब ये मुझसे अगर मैं देखता हूँ कि टीम अनाउंस होती है, अगर इन केस इसका नाम नहीं होता परफॉर्मेंस देने के बावजूद, तो मैं कभी भी इसको ये नहीं बोलता कि यार तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है या तुम्हारे साथ ये बहुत गलत हो रहा है। मैं हमेशा इसको यही बोलता हूँ कि नहीं यार, कोई नहीं, इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी है, तुम अपनी मेहनत जारी रखो, इंशाल्लाह तुम्हारी परफॉर्मेंस है और तुम्हें इंशाल्लाह इसका सिला जरूर मिलेगा। तो मैं हमेशा इसको मोटिवेट करता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, कभी इसको डिसआउट नहीं किया मैंने कि नहीं यार तुम्हारी परफॉर्मेंस है और तुम्हें लिया नहीं है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, तुम मेहनत अपनी ना छोड़ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हर साल ही आप देखें इसकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि ये लाइन में आ जाता है। अब वो आगे जो है फिर टीम में होना ना होना फिर वो किस्मत की बात आ जाती है। इसका मतलब है तारिक भाई आपने गुर नहीं सिखाया ना इसको, कबीला सिस्टम का हिस्सा बनना नहीं सिखाया आपने। नहीं डॉक्टर साहब, गलत राह क्यों दिखा रहे हैं एक घर में। अच्छा एक मिनट राशिद, एक चीज मैंने पूछनी है, एक चीज पूछनी है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस में आपके साथ एक साहब खेलते थे जो हमारे उस्तादों में से थे, हमारे पिंडी के करता धरता से, पिंडी से भी खेले और लेफ्ट हैंडेड बड़े सुना तगड़े बैट्समैन थे, कुछ 150 की कहानी भी बताते हैं। उस मैच में आप भी खेले थे, जावेद सादिक महरूम। तो मैं उनके बारे में जरा सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वो जावेद सादिक ने मुझे कहा था कि पुत्र तू क्रिकेट छाड़, तू जाके पढ़ाई कर, तेरे वास्ते कम नहीं। आज के जावेद सादिक, मतलब मैं बहुत इज्जत करता था उनकी, तो आप बताएं जरा अपना तारिक भाई। जावेद सादिक बहुत अच्छे बैट्समैन थे और बड़ी अच्छी उनके साथ काफी पार्टनरशिप हुई मेरी हाउस बिल्डिंग में, और वो लेफ्ट बड़े अच्छी बैटिंग भी बहुत अच्छी करते थे, दूसरे इंसान बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ, और ये कि बैट्समैन बहुत अच्छे थे, काफी मैचेस में वो। और सलीम ताज फास्ट बॉलर्स को कैसा खेलता था? सलीम ताज ग्रेट बैट्समैन था, बहुत अच्छा प्लेयर था, बड़ी अच्छी बैटिंग करता था, तेज बॉल को बहुत अच्छा खेलता था वो भी हमारे साथ काफी मैचेस खेला है। जहाँ पे हिलती हुई विकेट होती थी, जहाँ पे आप लोग हिलते थे, वो खुश होता था कि चल यार मेरे टाइप की आ गई है, ये सच है? घास वाली विकेट पे जब मैच होते थे तो सलीम ताज खुश हो जाते थे कि यार आज बैटिंग करने का मजा आएगा। जी राशिद। तारिक भाई, अब ये देखें सलीम ताज हो गए, ये भी निकल गए, बच के भाग गए हमसे। मुनीरुल हक हाउस बिल्डिंग के, वो भी उस सवाल से बच के भाग गए। मुझे उम्मीद है कि आप सवाल का जवाब दे सकें तो दीजिएगा। हाउस बिल्डिंग वर्सेस अलाइड बैंक लिमिटेड 1984 एक मैच हुआ था और उसके बाद दोनों टीमों में पाबंदी लग गई थी। सही। क्या हुआ था वो, क्या हुआ था? थोड़ा सा बताएं, ज्यादा नहीं बताइएगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट कोई मसला नहीं है। नहीं, वो दरअसल क्वालिफाई करना था दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में, तो वो फिर प्लान हुआ कि जी किस तरह क्वालिफाई करना है, तो उस प्लान पे अमल हो गया, बस ये हुआ। तो एम्पायर कौन, सलीम बदर थे? सलीम बदर एम्पायर थे।
देखिए कहाँ से सवाल निकाला है मैंने ये। हाँ, लेकिन ये है कि वो टेक्निक किसी को आती नहीं थी कि हम्म। किस तरह बच के करना है काम, हम्म। लेकिन वो काम हो गया बस नजरों में आके। लेकिन तारिक भाई उस मैच में भी आपने 50 किया था पहले इनिंग्स में, 51 नॉट आउट थे आप, तारिक मिड भाई, ऑर्डर तारिक भाई में। ये चीज, तारिक भाई ये चीज डोमेस्टिक क्रिकेट में होनी चाहिए क्या? देखिए डिपार्टमेंट का प्रेशर तो आता है, हम भी खेले, हमारे ऊपर भी आया, लेकिन रेजिस्टेंस की कि नहीं यार ऐसा नहीं खेलना। मैं भी हालिया बता देता हूँ आपको, हम जिस साल पॉडकास्ट में हम लोग बाहर हुई, मुझे ऑफर की थी, मेरी मेरी अपनी टीम थी यूबीएल, जिसमें यूनुस था, जिसमें नदीम खान था। एक तरह से था कि यार नहीं तो हम तीनों ने डिसाइड किया कोई ऐसा मैच नहीं होगा जिससे किसी को शक भी हो कि पॉडकास्टिंग को फायदा हो रहा है, वरना यहाँ पे हजारों मैच हुए हैं, आपको भी पता है, डॉक्टर को भी पता है। लेकिन वो मैच ऐसा हुआ कि हमने डिसाइड कर लिया था यार ये चीज होनी नहीं, अगर ये हम कर दी मेरे डिपार्टमेंट को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्या उस जमाने में जो हुआ वो रिग्रेट है आपको थोड़ी? आपको नहीं, मतलब आपकी टीम को? हाँ, जाहिर सी बात है राशिद, लेकिन वो चक्कर ये है कि उस वक्त का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था उसमें ये पॉइंट सिस्टम का बड़ा वो था मसला, कि जी फर्स्ट इनिंग में 8 पॉइंट का चक्कर था, फिर सेकेंड इनिंग पूरा मैच खेलना आपने। तो टीमें जो थी वो रेलीगेट होने से बचने के लिए बस यही सोचती थी कि यार किसी तरह 8 पॉइंट लेने हैं। तो ये चीजें तो जहन में होती थी, तो वो बस एक दूसरे से बात करते थे कि यार 8 8 पॉइंट का खेल लो यार, उसके बाद फिर देखेंगे अगले क्या करना है। तो ये चीजें हालांकि सही नहीं है, बहुत गलत चीज है ये, इससे लड़कों में भी बड़ा असर पड़ता है। तो ये चीज होनी नहीं चाहिए, लेकिन देखिए यह है कि उसके बाद तारिक भाई जी आपकी जी। टीम का हाउस बिल्डिंग तकरीबन उसमें शायद शौकत लाला भी थे, वो छोड़ के चले गए, सगीर अब्बास से बैन लग गया, तो वो टीम बहुत अच्छी थी आपकी। हालांकि जो परमानेंट जॉब वाले थे, मोहिंदर कुमार रुके, अली अहमद थे, तारिक वहाब थे, फास्ट बॉलिंग आपकी तो बहुत तगड़ी थी। इसके अलावा सादत हाँ अली ठीक। थे, शाहिद सईद थे, मुनीर उल हक थे, आप थे, सलीम ताज थे, तो टीम तो रईस आपकी बहुत अच्छी थी। अहमद थे, रईस अहमद भी था। रईस रईस भाई थे, हाँ। अच्छा, हाँ। अपना तारिक भाई, ये रईस भाई का आपने नाम लिया, वो तब भी मौला जट्टी होते थे। किससे? रईस तब अहमद बहुत से? नायाब इंसान है, बहुत नायाब इंसान। वेरी गुड मैन। हाँ, ये ऐसे ही थे तब सही भी, कह ऐसे रहे ही हैं। था करके। नहीं, वो जब भी ऐसे ही थे। अच्छे अच्छा प्लेयर थे, तारिक बहुत अच्छे भाई, प्लेयर थे। लेकिन एक बैट्समैन बहुत अच्छा था, बैट्समैन बहुत अच्छा था वो भी। वो कहते हैं, मैं मतलब उनकी तो सिर्फ 234 तो लेग ब्रेक से आउट भी है भाई। हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा स्पिनर भी बहुत अच्छा था वो। पहला मतलब वाइड स्पिनर था जो फ्लाइट से नहीं करता था, लेकिन बैट्समैन को डिस्टर्ब करता था, ब्रेक ब्रेक होती थी उसकी, तो ये उसमें बड़ा एडवांटेज था उसको। अच्छा तारिक भाई, मैं आपका करियर देख रहा था, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा शौक है ये फिगर्स वगैरह। तो आपके 34 या 35 50 है, 34 जी जी 50 है, और बेतहाशा आपके 40 से लेके 49 तक स्कोर है आपका। यानी कि 50 नहीं हुआ लेकिन 40 से ऊपर गए। जी सेंचुरियां सिर्फ 4 हैं। तो ये क्या वजह थी कि आपने कभी जी। नंबर्स के लिए, स्टैट्स के लिए नहीं खेला, या टीम की पोजीशन ऐसी होती थी, या 5 6 पे आके खेलते थे? क्या रीजन क्या था कि टेल के साथ खेलना पड़ता था? क्योंकि आपकी जो क्वालिटी मैंने सिर्फ राशिद से नहीं, मैंने बेतहाशा लोगों से सुनी। तो ये मेरा एक तजस्सुस था कि मैं आपसे पूछूंगा। डॉक्टर साहब, हाउस बिल्डिंग से जब मैं खेलता था तो होता ये था कि जब मैच शुरू होता था तो मेरा 4 नंबर होता था। ठीक है। तो जब वो नया बॉल पे वो ओपनर आउट हो जाते थे तो मुझे कहते थे आप रुक जाओ जरा, तो मैं रुक जाता था, तो वो 5 नंबर हो जाता था। फिर अगर कोई एक आउट हो जाता था तो वो मुझे बचाते बचाते कभी 7 नंबर बेचते थे, कभी 6 नंबर। तो ये मतलब है मुझे एक किस्म का वो सेव करते थे कि यार ये बाद में जाके ये जो है सपोर्ट करेगा टीम को। तो उसमें ये होता था कि वो टेल के साथ मेरी बैटिंग आ जाती थी, तो उसमें फिर जाहिर है फिर लंबा रन करने का मौका ही नहीं मिलता था उसमें। उसमें पहली इनिंग जो फर्स्ट क्लास की होती थी वो लिमिटेड होती थी, 100 ओवर 85 ओवर, तारिक भाई। 85 ओवर होती, 83 ओवर्स मेरा ख्याल होती थी इस वक्त। 83 ओवर शायद होती थी, हाँ। हाँ, 83 ओवर्स होते थे फर्स्ट इनिंग। तो उसमें यही होता था कि बैटिंग कभी आ जाती थी 50 ओवर के बाद, कभी बैटिंग आ रही है तो 55 ओवर के बाद, तो 20 25 30 ओवर मिलते थे। तो उसमें ये होता था कि कभी 40 रन हो गए, कभी एक आध 50 हो जाता था बीच में, तो ये भी होता था उसमें।
अच्छा तारिक भाई, ओवर द इयर्स आपने तो तकरीबन 20 सीजन पहले वो निकाले अपने करियर में, और उसके बाद फवाद को फॉलो किया तो 10-12 साल तो वो हो गया आपके, यानी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट। कौन से आपको ऐसे प्लेयर्स लगे जो आप समझते हैं कि हमारे कल्चर का हिस्सा थे और जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आगे जाती थी? क्या वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एसोसिएशन बेस्ड बेहतर था? क्या वजह थी? क्लब क्रिकेट ज्यादा थी कि हमने एक से बढ़ के एक नायाब प्लेयर प्रोड्यूस किया, ना कि सिर्फ जो पाकिस्तान खेले, जो पाकिस्तान नहीं भी खेले तो वो एक के पीछे 4-4, 5-5 नजर आते थे। आजकल तो हमें ढूंढ के पाकिस्तान खिलाना पड़ता है कि यार इसको खिला दे। तो आप ये क्या वजह, आप कैसे देखते हैं? आपका बहुत एक्सपीरियंस है ना, वास्ट है। अब में और उस वक्त में फर्क सिर्फ यह है कि उस वक्त जो है क्लब क्रिकेट बहुत ज्यादा होती थी। तो क्लब क्रिकेट के जो, और क्लब क्रिकेट के मैचेस ऐसे होते थे जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं। ठीक हो गया भैया। तो उस वक्त ये था कि हर इलाके में मुश्किल से 1 या 2 क्लब होते थे। अब यह है कि हर इलाके में तकरीबन कोई 8 या 10 क्लब होते हैं एक इलाके में। तो वो उस वक्त ये था कि आपके पास क्वालिटी जो थी वो ज्यादा थी, प्लेयर कम थे। अब यह है कि प्लेयर बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्वालिटी कम हो गई है। तो इस वजह से उस वक्त की क्रिकेट जो थी उसमें ये फायदा था कि क्लब क्रिकेट खेलते थे, बहुत ज्यादा मैचेस होते थे उसके। उसमें यह है कि हर क्लब के 2-3 लड़के ऐसे होते थे जो परफॉर्मर होते थे। तो वही 2-3 लड़के हर क्लब के निकलते थे। तो वो जो होते थे मोहल्ले के 3-4 क्लब, उसमें से 6-8-10 लड़के जो अच्छे होते थे वही आगे निकलते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो क्लब क्रिकेट का बड़ा इसमें अमल दखल था। जो आजकल जो है वो क्लब क्रिकेट सिर्फ बराए नाम है, वेटरन क्रिकेट ज्यादा हो गई आजकल। ठीक हो गया। आजकल जो क्लब क्रिकेट चलाने वाले थे वो अगर खुद खेलना शुरू हो गए। ओके, तो बहुत जबरदस्त। इस वजह से क्लब क्रिकेट जो है वो नीचे चली गई और वेटरन क्रिकेट ऊपर आ गई। तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ा। और वेटरन अब रिक्रिएशन है जिसका कोई फायदा नहीं है। क्लब क्रिकेट का तो ये है कि आपको लड़के मिलेंगे। बिल्कुल सही आपने बात की। अच्छा, एक मुझे ये चीज बताएं कि रफत आलम कभी आपसे कंपटीशन लगाते थे जब खेलते थे तारिक भाई? एक ये सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि राशिद का मजाज सुना है कि ऐसे ही था, मतलब कि ये भी रईस अहमद जूनियर थे। ये रिफत दरअसल ऑलराउंडर था ना, वो फास्ट बॉलिंग करता था और मतलब बीच में बैटिंग करता था 6-7वें नंबर पे। तो वो मतलब वो ऑलराउंडर था, मैं प्योरली बैट्समैन था। तो यह है कि कभी ऐसा कंपटीशन हुआ नहीं आपस में। अच्छा। लेकिन यह है कि आपस बड़ी जगह मैचेस में दोनों ने बैटिंग हमने की। अच्छा। एक दफा यूबीएल से हमारा मैच हो रहा था यूनिवर्सिटी ग्राउंड में लाहौर में। तो शम्मू भाई थे, तिशामुद्दीन, सिकंदर बग, तौसीफ अहमद, ये बॉलिंग थी हमारे खिलाफ। तो रिफत जो था, रिफत ने सिकंदर बग को और ये शम्मू भाई को जो है टांग रख रख के छक्के मारे। तो वो मैच हमने इनको मारा हुआ यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे, यूबीएल की टीम को। बहुत बड़ी टीम थी इनकी। तो इसमें रिफत ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। तो ये बड़ी अच्छी बैटिंग करता था, साथ तेज बॉलिंग भी करता था। ये मतलब एक तो क्रिकेट तो ये इतनी नहीं खेला, मतलब ऊपर नहीं आया, लेकिन प्लेयर बुरा नहीं था ये। राशिद के मजाज के बारे में मैंने पूछना है पहले। राशिद का मजाज बताएं जी। सुना है कि कोई लड़ाई लुड़ी में बैटिंग भी छोड़ के चला गया था, 100 भी कर दिया था। बड़ी किस्से मशहूर है इनके मलीक जिमखाना के। जी भाई, नहीं इतना नहीं था। मैच में अब जितना हो गया पहले नहीं था इतना। अब जितना हो गया हूँ पहले नहीं था इतना। पहले सही कह रहे हैं। नहीं माशाल्लाह बड़े अच्छे थे राशिद मियां, ऐसी बात नहीं है। बड़े इनके साथ तो ये मेहनत इनकी भी बड़ी है। इन्होंने अपने घर के साथ एक विकेट बनाई हुई थी जहाँ हम भी प्रैक्टिस करने जाते थे। तो बड़ी मेहनत है राशिद मियां की, ऐसी बात नहीं। क्या हुआ कि क्लब का मैच था, तो कभी वहीद भाई मैच क्या बताने आते थे, कभी तारिक भाई मोटरसाइकिल पे CD70 होती थी। तो मोहम्मद अली एक हमारे प्लेयर होते, मस्कत चले गए, उनके साथ आए तारिक भाई को तंबाकू का पान का बड़ा शौक।
ठीक है ना। ये आए, इन्होंने मैच का बताया और जाते जाते ये पान खा ले बेटा। अब मैं पान कहाँ खाता, वो तम्बाकू वाला था। मैंने वहीं पे घास घर के सामने थी, उसको खा के मैं वहां पे 1.5 घंटा लेटा रहा डॉक। वो चक्कर आए, इतने चक्कर आए। तो मैं यही सोचा यार तारिक भाई कैसे खाते हैं पान, तो उसके खाने का भी तरीका है कि तंबाकू वाला पान कैसे खाना है, चबा के थोड़ी खाना है। हमने मीठे पान की तरह खा लिया वो। तो तारिक भाई पान पान अभी तक चल रही है, आदत कहाँ से पड़ी गई आपको पान की? यार हुआ ये था राशिद के पहले मैं जिस वक्त डोमेस्टिक शुरू में हुआ कि पता है जब कंपनी मिलती है तो बंदा ये है कि शौक भी हो जाते हैं उनको। तो मैं सिगरेट का मुझे शौक डाल दिया। नूरुल कमर मेरा एक दोस्त होता था, अमेरिका याद में होगा। आजकल वो डायलिसिस पे है, सुना है मैंने। तो वो मेरे रूममेट थे भाई। ये तो नूरुल उन्होंने कमर जो कारी वहीद जफर जी के जी वो जी थे। जी जी। हाँ जी जी जी, वही है वही है। पाकिस्तान तो अंडर 19 ये खेले हुए। हाँ, ये पाकिस्तान अंडर 19 भी खेले हुए हैं। तो ये मेरे रूममेट थे। तो ये सिगरेट बहुत पीते थे, इन्होंने मुझे भी आदत डाल दी। तो मैं सिगरेट पीता था तो मेरे बड़े भाई जो थे वो पान खाते थे। तो उन्होंने मुझे एक दफा बोला, यार तुम क्या स्पोर्ट्समैन हो के सिगरेट पीते रहते हो यार, तुम्हारे स्टेमिना में फर्क पड़ेगा ये हो। तो मैंने कहा यार छूटते नहीं है मुझसे, क्या करूं। तो कहने लगे तुम ऐसा करो, ये थोड़ा सा पान खा लिया करो। तो मैंने कहा इससे छूट जाएंगे सिगरेट? तो कहने लगे हाँ छूट जाएंगे यार। मैंने कहा लाए दें फिर। तो वो थोड़ा सा पान मैंने रखा, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो वो मेरे सिगरेट तो छूट गए, पान लग गया मुझे। अच्छा अरे भाई अब आता हूं मैं, जरा मुझे बताएं कि आपने अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपनी ख्वाहिशात को देखा था फवाद में जब आप इसको ग्रूम कर रहे थे टू बिकम ए पाकिस्तान प्लेयर? एक तो ये सवाल है मेरा, और दूसरा सवाल ये है कि जब इसने डेब्यू पे 168 कर दिया तो उस वक्त क्या फिर तारिक आलम के हालात थे? डॉक्टर साहब बचपन से इसको शौक तो था, क्योंकि जाहिर है मैं भी क्रिकेटर था, इसका चाचा भी क्रिकेटर था, इसका मामू भी क्रिकेटर था। तो फैमिली में इसको ये देखता रहता था कि वहीद मिर्जा, वहीद मिर्जा मामू है जाके। डॉग, वहीद मिर्जा मामू है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पीछे रह क्या गया है पूरी फैमिली में? तो अच्छा। ये बचपन से होता ही था कि मैं टूर्स पे भी जब जाता था, लाहौर के टूर पे खास तौर पे जब हमारी टीम जाती थी तो ये मेरे साथ जाता था। तो वहाँ कदाफी स्टेडियम में ये मैचेस होते थे तो ये बैट और बॉल ले लेता था। तो ये मुझे कैच प्रैक्टिस कराता था। उस वक्त मेरा ख्याल हो गया 5 साल का। तो ये मुझे प्रैक्टिस कराता था। तो जो मंजूर इलाही एक प्लेयर थे, हाँ जी। तो वो जब उसने देखा कहने लगा यार तेरा पुत्र ते बड़ा यार सीधे बल्ले ना खेलता है। तो कहने लगा यार मनु लग रहा है देश काफी टैलेंट है कि कुछ बनेगा प्लेयर। तो तारे भाई मुझे लगता है मंजूर इलाही के सिलेक्टर बनने का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा फिर क्या हुआ जी? मंजूर भाई ने, जूरे भाई ने देख लिया फिर? बस बचपन से फिर ये है कि इसको, ये मेरे साथ जाता था, इसको शौक हुआ तो मैं इसको मैचेस में मैं इसको प्रैक्टिस कराता रहता था, साइड पे ले जाके छोटी क्रिकेट खिलाता था, इसको बैटिंग कराता था। ये तो इसको शौक हुआ। फिर आस्ता आस्ता जब ये थोड़ा ग्रूम हुआ तो उसके बाद फिर राशिद ने एकेडमी अपनी राशिद लतीफ एकेडमी के नाम से इन्होंने शुरू की। तो फिर मैंने बोला ये तो बड़ा अच्छा है, इसके लिए एक ऑप्शन है। मैंने इसको फिर वहाँ राशिद को बोला, मैंने कहा यार इसको भी एकेडमी में आप रखो। तो राशिद ने फिर अपनी एकेडमी में इसको रखा। वहाँ 2-3 साल वहाँ फिर प्रैक्टिस की इसने, वहां से फिर इसने थोड़ा ग्रूम किया। उसके बाद फिर यह है कि आगे अंडर 14 क्रिकेट में आया, फिर उसके बाद अंडर 17 क्रिकेट में आया। तो फिर आस्ता आस्ता मैं तो उतना ज्यादा मतलब फॉलो नहीं करता था। तो मुझे मेरे दोस्त यार बताते थे कि यार तुम्हारे बच्चे में टैलेंट है और लग रहा है कि ये अच्छी क्रिकेट खेल जाएगा। तो उसके बाद फिर यह है कि जब अंडर 19 में आया तो उसमें परफॉर्मेंस, पहले साल तो इससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, ये 2 ही मैच खेला था। फिर अगले साल इसने 6 रन किए तो फिर पाकिस्तान अंडर 19 टीम में इसका नाम आ गया। तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि मैंने कहा चलो यार अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि ये पाकिस्तान अंडर 19 से क्वालिफाई कर लिया। तो वहाँ इत्तेफाक से जो सेमीफाइनल था इंडिया से इनका वर्ल्ड कप का, उसमें इसने 43 किए नॉट आउट।
तो वो मैच जिताने में इसने फिर अपना इसका बड़ा अच्छा किरदार रहा। तो वहां से फिर ये है कि लगने लग गया कि नहीं यार, बच्चे में कुछ है, जरासीम है, ये कुछ करेगा आगे। तो फिर डोमेस्टिक ये खेला इत्तेफाक से, फर्स्ट क्लास जो कराची से गया, तो उस वक्त ये था कि कोई चांस नहीं था इसका, रमजान के महीना था। तो जब इनका पहला मैच होना था वहाँ पिंडी में, तो इसको रात को बता दिया गया कि यार तुम्हारा चांस नहीं है इस मैच में, तो तुम रेस्ट कर रहे हो कल। तो इसने बोला ठीक है, इसने सुबह रख लिया रोजा। लेकिन रात को विकेट कीपर थे एक, हमारे पता है उनका नाम क्या था, जावेद कदीर जी, जावेद जी जी। हाँ, तो वो कई रात को उन्होंने कहीं बोल दिया मैनेजर को कि यार मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल सुबह का मैच ही खेलूंगा। तो वो बड़े छटपटाए मैनेजर भी कि यार ये कल सुबह मैच है, विकेट कीपर को है नहीं, क्या करें। तो सुबह जब वो ग्राउंड गए तो वो वहां पता चला जी उन्होंने मना कर दिया। तो राशिद खान जो थे वो कोच थे, उन्होंने खैर वो मैनेजर से पूछा कि यार अब क्या करें, ये तो खेल नहीं रहा। तो बोला किसको खिलाए, उन्होंने बोला यार ये फवाद को खिला दो। उससे बोला यार अभी इतनी जल्दी इसको क्यों खिला रहे हो भाई, कहना नहीं कोई ऑप्शन नहीं है, इसको खिलाओ। तो बहरहाल ये कि फवाद को लकीली चांस मिल गया। तो इत्तेफाक से फवाद ने उसमें 70-75 रन कर दिए पहली इनिंग में। तो उसके बाद ये कि उस डोमेस्टिक सीजन में इसके 700-800 रन हो गए। तो वहां से फिर ये है कि ये काफी इसको सपोर्ट मिल गई। तो फिर आस्ता आस्ता फिर जो T20 जो एक टूर्नामेंट हुआ कराची में, उसमें इसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई। तो सारे ये अवार्ड जीत गया, उसमें सब कुछ हो गया। तो वहां से फिर ये पाकिस्तान की लाइन में आ गया। और जो 168 इसने किए वो तो आप बयान ही नहीं कर सकते हम, कि जो हमारे खुशी थी या जो हमारा जज्बात थे वो तो बता ही नहीं सकते ना। तो ये हुआ इधर गलत हो गया, क्या क्या गलत हो गया इसके साथ, आप क्या समझते हैं? इसने एशिया कप में भी आके 100 किया, एक बड़ी मैच विनिंग इनिंग्स खेली, फिर इसको वापस लेके आए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। मतलब क्या आपको लगता है कि किधर, क्योंकि इसका तो फोकस और डायरेक्शन क्लियर नजर आई मुझे हमेशा। डॉक्टर साहब हुआ ये है कि जिस वक्त ये टेस्ट में इसने डेब्यू में 100 किए, उसके बाद फिर दोबारा जब ये न्यूजीलैंड का टूर था, इनका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का टूर था जी, तो उसमें न्यूजीलैंड में इसको एक टेस्ट मैच मिला। पहले इनके कप्तान थे यूनुस खान। यूनुस खान की कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से उन्होंने कप्तानी से रिजाइन कर दिया। तो उसके बाद कप्तान चेंज हो गए। उसके बाद ये न्यूजीलैंड में इसको एक टेस्ट मैच खिलाया, उसमें इसने पहली इनिंग में 32 रन किए, दूसरी इनिंग में ये जल्दी आउट हो गया। उसके बाद इसको न्यूजीलैंड में भी कोई टेस्ट मैच नहीं खिलाया, फिर ऑस्ट्रेलिया के वहां इसको 2 टेस्ट मैच नहीं खिलाए। तीसरे टेस्ट मैच शुरू होने से पहले इसको बोला जी आप अभी आपकी जरूरत नहीं है, अभी आप वापस जाओ। लेकिन तारिक भाई, एक बच्चा जो 250 डेब्यू पे कर रहा है, उसके तो 6-8 टेस्ट वैसे ही पक्के हो जाते हैं यार। वही डॉक्टर साहब ना, वो हुआ यही ना कि वो एकदम सेटअप चेंज हुआ, तो मेरा ख्याल माइंड भी चेंज हो गए सबके। तो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ इसके साथ। अगर उस वक्त इसको 6-8-10 टेस्ट मैच मिलते तो ये अपनी जगह पक्की कर लेता। तारिक भाई, थोड़ा फवाद का स्टांस कब चेंज हुआ? मतलब कि इसमें आपका कितना अमल दखल? मुझे नहीं लगता आपका अमल दखल होगा ये। नहीं, मेरा अमल दखल मेरा बिल्कुल नहीं था। ये इसने अपने तौर से अपने आप को एडजस्ट किया है। क्योंकि जब इसने डेब्यू में परफॉर्मेंस की तो इसका स्टांस वैसा नहीं था। ये इत्तेफाक से कोई डोमेस्टिक सीजन इसने खेला, उसमें इसने अपना स्टांस चेंज किया। मुझे तो पता भी नहीं था। तो मैंने इससे बात भी की थी, मैंने कहा फवाद ये स्टांस तुमने अपना क्यों चेंज किया? तो मुझे कहने लगा अबू यार मेरे को इस स्टांस में मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, जब आप कंफर्टेबल हो तो फिर ठीक है, इसी स्टांस से फिर आप खेलो। तो अल्लाह का शुक्र है इसी स्टांस से उसकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। ठीक, सक्सेसफुल तो रहा वो। तारिक भाई, मेरा लास्ट सवाल ये है कि मैं तो क्लब क्रिकेटर था और क्लब क्रिकेटर ही रहूंगा। मैं सुपर कप पे आऊंगा। एक जमाना था 70s में, हुमायूं सोमवार सुपर कप हुआ करता था। जब वो दुबई चले गए, यूएई चले गए, तो तारिक आलम साहब का होता था कि जब वो आउट हो जाते थे तो पब्लिक चली जाती थी। ये हमारी आंखों देखी बात है। तो सुपर कप को आप किस तरह से लेते हैं, जितना 5,000, 10,000, 15,000 क्राउड आया करता था? सुपर कप जो था वो जो हमारे प्लेयर थे कराची के, उनके लिए बड़ा एक समझ लो कि एक
फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही कहलाएगी वो, जिस तरह वो मैचेस होते थे। तो उससे बड़ा फायदा होता था हमारे क्रिकेटर्स को। वो उससे ये था कि आपके क्राउड भी बहुत आता था देखने। इवन ये कि सिलेक्टर्स तक आते थे, जो कराची के सिलेक्टर होते थे वो भी मैचेस देखने आते थे। और उस सुपर कप को जो मैनेजमेंट में होते थे वो सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे जो उसमें टूर्नामेंट कराते थे। तो उससे ये कि बड़े आप प्लेयर जो है वो नजरों में आता था। तो वो हमारे लिए तो वो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था सुपर कप, जिससे आपने देखा कि काफी प्लेयर भी नजरों में आए, सिलेक्टर्स की नजरों में भी आए, और अच्छे मतलब आगे भी मतलब उनको क्रिकेट मिली। तो सुपर कप तो मैं कहता हूँ कि वैसे टूर्नामेंट तो अब खाली सोचते ही हैं हम कि वैसे टूर्नामेंट कभी हो, अब नहीं हो सकता। तारिक भाई, मेरा आखिरी सवाल कि आप के टाइम पे अभी जो आप कह रहे हैं सुपर कप और ये, आप कराची या सिंध पे की टीम में आप सेलेक्ट किस बेसिस पे हुए थे? कोई ट्रायल देने गए थे? ट्रायल किस किस्म के होते थे? या क्लब की परफॉर्मेंस सामने थी? कोई रिकमेंडेशन थी? क्योंकि वो तो एक गेंद वाले ट्रायल भी होते थे ना, जो ओपन ट्रायल होते थे, 2-2.5 हजार लड़का आ जाना। तो आप की सिलेक्शन कैसे हुई थी सिंध की टीम में? डॉक्टर साहब, हुआ ये था कि एक टूर्नामेंट हुआ था डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में जी। तो उस टूर्नामेंट में ये घारो फिल्टर प्लांट की एक टीम बनी थी। राइट। तो उन्होंने हमें एज गेस्ट प्लेयर हायर किया कि जी आप हमारी तरफ से ये टूर्नामेंट खेलें। ठीक। तो हम चले गए उनकी तरफ से खेलने। तो इत्तेफाक से उस टूर्नामेंट में, जो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट हुआ, उसमें मैं बेस्ट बैट्समैन हो गया। ठीक। तो जब सिंध की टीम बनी तो मुझे उन्होंने, जब मेरे पास ट्रायल के लिए मेरा नाम आया, तो मेरा नाम ठट्टा डिस्ट्रिक्ट से आया। ओके। अच्छा। क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस, वो टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस, जब उस वक्त साईं रजाउल्लाह थे जी जो जी जी। सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने मतलब ठट्टा डिस्ट्रिक्ट से नाम मांगे, तो उन्होंने मेरा नाम भिजवा दिया। तो मैं ठट्टा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ट्रायल देने गया, तो मैं वहां सिलेक्ट हो गया जाके टीम में। तो इस तरह मेरी सिलेक्शन हुई थी सिंध की टीम में। अच्छा, और तारिक भाई आखिरी चीज बताएं कि ये इकबाल मोहम्मद अली साहब जो हैं, कहते हैं मैं बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, तो जरा इनके बारे में तासुरात दें, फिर हम कॉट बिहाइंड करते हैं। बंदे बहुत नफीस हैं, नो डाउट। हाँ, नहीं ये बात तो है। जरा क्रिकेट की कहानी बताएं मुझे। सुने रज़ाउल्लाह खान तो खुद भी बहुत अच्छा खेलते थे, गेंद शेंद करते थे अच्छे। नहीं, रज़ाउल्लाह साहब जो थे वो सक्कर से खेलते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है उन्होंने। विकेट कीपर थे वो, विकेट कीपर बैट्समैन थे। और उनके सिंध की क्रिकेट के लिए काफी इनकी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने सिंध कोल्स एक टीम बनाई हुई थी, उसमें काफी प्लेयर जो थे वो निकले थे सिंध कोल्स की टीम से। जावेद था उसकी टीम में, कासिम उमर वहां से निकला, और अल्लाह आपका भला करे सिकंदर बख्त था, वहीद मिर्जा थे, मैं था। हम सब भी सिंध कोल्स की टीम से भी हम खेलते रहे। ओके ओके। तारिक भाई, आपका पसंदीदा प्लेयर कौन था? हमने तो ये पूछा ही नहीं कि किस प्लेयर को देख के आपको शौक पैदा हुआ। मेरा पसंदीदा प्लेयर पूछ रहे हैं आप? जी जी जी। मेरे पसंदीदा प्लेयर थे काजी जहीर। अच्छा अच्छा, मलिर जमखाना वाले। हाँ, मैं उनको देखता था जिस वक्त छोटा था, मैचेस देखता था उनके। तो वो बड़े नए नए बल्ले ला के मैचेस खेलते थे, तो मैं उनकी बैटिंग को बड़ा फॉलो करता था। आपने देखा होगा, कभी देखा हो काजी जहीर साहब को खेलते हुए, तो वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही छक्के मारते थे, जैसे मैं मारता हूँ ना, वैसे बिल्कुल बैटिंग करते थे वो। तो मैं उनको बड़ा फॉलो करता था। बस जाते जाते अनवर भाई का बता दें, सईद अनवर के वालिद साहब, वो भी खेले होंगे आपके साथ। हाँ हाँ, बड़े अच्छे, बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी करते थे, बैट्समैन भी थे। बॉलिंग वो 4-5 कदम से करते थे, लेकिन बहुत अच्छे बॉलर थे। गुड लेंथ से वो बड़ी अच्छी बॉल उनकी होती थी, बैट्समैन को बड़ा डिस्टर्ब करते थे वो। बहुत गुड प्लेयर थे वैसे अनवर भाई। और जाते जाते मुझे ये बताएं कि ये फवाद को छक्के मारने आपने क्यों नहीं सिखाए, पिच पे और ग्राउंड के बाहर? डॉक्टर साहब, लंबी इनिंग का घोड़ा है ना, आपको पता है। बिल्कुल ठीक। तो अगर आप जितने भी आप देखेंगे, जितने ऐसे प्लेयर हैं जिनको कहा जाता है कि छक्के बहुत मारते हैं, अगर आप उनकी तमाम इनिंग उठा के देखेंगे तो उनकी इनिंग में छक्के 1 या 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं होते थे। जी जी। लेकिन वो ये कि मशहूर हो गए कि जी बड़े छक्के मारते हैं। लेकिन ये है कि बेसिक जो है, मेरा यहाँ तक ख्याल है कि क्रिकेट की बेसिक जो है वो यही है कि आपने पहले अपने आप को विकेट पे रोकना है, फिर उसके बाद
आस्ते आस्ते आपने परफॉर्म करना है। फिर जब आप सेट हो जाए उसके बाद आप छक्का भी मारने जाओगे, छक्का भी लगेगा, चौका मारने जाओगे, चौका भी लगेगा। लेकिन ये कि वो आजकल उस क्रिकेट में इसमें बड़ा फर्क आ गया। आजकल ये 2 छक्के मार के आप आउट हो जाओ तो बोलेंगे बहुत बड़ा प्लेयर है भाई। तारिक भाई जी, राशिद पूछ लो आप। नहीं, वैसे नहीं, मैं कोई गिन रहा था, कुछ 26,500 रन है इनकी फैमिली में ही फर्स्ट क्लास के जो घूम रहे हैं। नहीं, थैंक यू तारिक भाई। और आप हमारे तारिक भाई थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप वो शख्स हैं जिनकी वजह से हमारी क्रिकेट में बड़ा फर्क पड़ा, और बहुत करीबी उस्तादों में से आप हैं। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यूनुस की तरफ से भी, सईद की तरफ से, रजा जफर चौधरी की तरफ से, नासिम कमाल, के आप लोग, आपकी वजह से हमें बहुत फर्क पड़ा क्रिकेट में। तारिक भाई थैंक यू वेरी मच। और कॉट बिहाइंड को खत्म करते हैं जी, मैं ये कहूंगा कि तारिक आलम नॉट फ्रॉम अ क्रिकेटिंग फैमिली, ओनली फ्रॉम अ क्रिकेटिंग फैमिली। जिस तरह वहीद मिर्जा, रिफत आलम, फवाद और तारिक भाई खुद खेले, ये जिस तरह राशिद ने कहा ना, ये दैट मेक्स हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंटेम्प्रेरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, कि नॉट ओनली हिज ओन परफॉर्मेंस या वो खेल सके या पाकिस्तान ना खेल सके, इनकी वजह से कितने लोग पाकिस्तान खेले और कितने प्रोडक्ट का बेनिफिट उठाया पाकिस्तान ने और किस क्लास के प्लेयर्स मिले। तो वी ओ हिम अ रिच डेट जी। और तारिक भाई आपको अल्लाह हमेशा सलामत रखे और खुश रखे। और बल्कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने ऐसे ऐसे फनकार पैदा किए ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, ये राशिद जैसे। थैंक यू तारिक भाई। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। कॉट बिहाइंड।